से पहले के क्लास में क्या बता दिए थे आपको? भाग बताइए। भाग 9 पढ़ा दिए। पंचायत कंप्लीट। भाग 9 का क पढ़ा दिए। क्या था इसमें? नगर पंचायत। आज पढ़ाएंगे आपको भाग 9 का ख। तो 20 हो गया जी। ख ऐसे ही ना होगा। देखो बाबू, पंचायतों से संबंधित जितनी चीजें थी हम आपको बता। भाग 40, सॉरी भाग 40 तो होता ही नहीं है, अनुच्छेद 40। देखो इसको क्या हो गया? किसे? बैठिए। मुखिया को हटाने के लिए जो वार्ड सदस्य हैं उसमें से 1/3 सदस्य 15 दिन पूर्व लिखित सूचना जिला पंचायत अधिकारी को देंगे। इस आधार पर जिला पंचायत अधिकारी आएगा और इतने मतों को देखेगा कि उसके खिलाफ हैं या नहीं। यदि 2/3 मत यानी 77 लगभग 70-75% लोगों ने, वार्ड सदस्यों ने कह दिया कि इसको हटा दीजिए, तो मुखिया हट जाएगा। अदरवाइज में नहीं हटेगा क्योंकि वो इलेक्टेड पर्सन है। आपको हटाना है किसी मुखिया को? तब का इतना चाव से पूछ रहा है? कल बताए थे इसको? इसको बता दिए हैं बाबू। हाँ और पूछो यार, ये सब क्वेश्चन किस लिए पूछते हो लोग? इनका क्वेश्चन क्या है कि मुखिया आज बन गया, 10 दिन के अंदर उसको हटा सकते हैं। आपके अंदर कहां से इतना पावर आ गया कि आप हटा देंगे? मतलब आपको, आप वार्ड सदस्य हैं, गधा कहीं का। सुन इधर, मान के चलो तो 30 ठो वार्ड सदस्य हैं। अरे गधा लोग सुनो, इसको उल्टा सीधा कुछ क्वेश्चन पूछता है। 30 वार्ड सदस्य हैं, वार्ड मेंबर जो होते हैं, इसका 2/3 निकालोगे तो कितना होगा? कितना हो गया? 20। और ये 20 अगर मिल गए तो कम से कम 15 दिन की सूचना ही देनी पड़ेगी जिला पदाधिकारी। वो जिला पंचायत अधिकारी खाली थोड़ी रहता है। अब वो कितने दिन में आएगा? 10 दिन 15 दिन में, बट कम से कम कितना चाहिए? 15। तुम अकेले 20 का काम कर दोगे? और जिस मुखिया के खिलाफ 2/3 है उसको हटाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इसमें तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि कोई मुखिया बन गया, मान के चलिए 10 दिन में हटा देंगे। अब इस क्वेश्चन का हम क्या जवाब देंगे? अरे सुनो ध्यान से, 2/3 बहुमत है ना, जब मन तब हटा सकते हो, नहीं है तो नहीं हटा सकते। देखो, पंचायतों का अधिनियम में हमेशा संशोधन होते रहते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में यह लिखा गया है कि 2.5 साल के बाद दोबारा चुनाव होता है कि मुखिया ठीक है या नहीं, कि वापस बुला लिया जाए इसको, या नहीं। रिकॉल की भी व्यवस्था है मध्य प्रदेश में। तो यूपी का पंचायती व्यवस्था अलग, बिहार का अलग, मध्य प्रदेश का थोड़ा अलग। समझ रहा है कि नहीं रहा है? तो ये पूरा यूनियन लिस्ट का हिस्सा नहीं है, ये राज्य सूची का संबंध है। इसमें राज्य सूची में आता है कौन सा विषय? पंचायत। अब राज्य टू राज्य वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ठीक है, बैठ जाइए। खाप पंचायत, हरियाणा के पंचायत को खाप पंचायत कहते हैं, नाम है बस, और कुछ नहीं। हरियाणा के क्षेत्र वार्ड सदस्य में महाभियोग का करने के लिए लगाएंगे उसको, वहीं से जिला पंचायत अधिकारी भी उसे हटा सकता है करप्शन के आधार पर। कैसे लगाएंगे? उसके निचवा कौन है जो उसको लगाएगा? लिखित में देना पड़ेगा किसको? जिला पंचायत अधिकारी, और वो उसे जांच करके भ्रष्टाचार में संलिप्त पाकर हटाया जा सकता है। जिला पंचायत अधिकारी को मुखिया, बाकी वार्ड सदस्य मिलके किसे कहेंगे? मुखिया को। अब मुखिया किसे कहेगा? जिला पंचायत अधिकारी। जिला पंचायत अधिकारी किसको दे देगा? हटा देगा जांच के आधार पर। जिला पंचायत अधिकारी एग्जाम दे के जाता है, बीपीएससी का चुनाव थोड़े होता है उसका। भाग संख्या 9 में बताया जाए बाबू, पंचायत। लाइव में एक आदमी का क्वेश्चन है कि यदि मुखिया पर हटा दिया गया उसे, तो उसका उपचुनाव कितने महीने के अंदर होगा? 6 महीने के। उपचुनाव कितने महीने में? सबका उपचुनाव कितने महीने में होता है? 6 महीने में। थोड़ा सा बस अंतर होता है, जैसे महाभियोग तो नहीं कह सकते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया ही कह सकते हैं, लेकिन आप लोग समझने के लिए महाभियोग कह दीजिए। पंचायत है, इसमें क्या चीज है? नगर पंचायत या नगर पालिका।
नगर पालिका है। ये इसके लिए 73वां संशोधन, इसके लिए 74वां संशोधन। इसकी चर्चा अनुसूची 11, इसकी चर्चा अनुसूची 12। ये 29 विषयों पे कानून बना सकता है, ये 18 विषय में। इसे टोटल कितने विषय दिए गए? 29। गांव की सफाई, बैल घोड़ा गधा ई सब की देखभाल, सब सफाई वगैरह। ख में क्या चीज है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव यानी सहकारी, सहकारी। देखिए बाबू, को का मतलब होता है साथ। मैथ में पढ़ते होंगे कोलिनियर, पढ़े हैं? एक के साथ जाता है कोलिनियर, को सेंट्रल। ये सर को का मतलब होता है एक साथ। ऑपरेटिव मतलब काम करना, एक साथ काम करने को सहकारिता कहते हैं, कोऑपरेटिव कहते हैं। यानी सरकार भी आपके साथ मिलकर काम करने लगे तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 20 लोग होते हैं। कितने लोग? 20 लोग। और सबका पावर क्या होता है? एक समान होता है, एक समान पावर होता है। कोऑपरेटिव जब कोई चीज जो होती है गांव के लेवल पे सक्सेस कर सकती है या छोटे लेवल पे सक्सेस कर सकती है, लेकिन सरकार को इतना समय नहीं होता है कि उसको हर चीज देख सके, तो वो किस में बांट देती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दे देती है। जैसे वर्गीज कुरियन जो थे वो पूरी भारत में चाहते थे कि दूध के लिए उत्पादन हो और श्वेत क्रांति लाना चाहते थे, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते थे और सरकार को फुर्सत थी नहीं। सरकार को कुछ नहीं पता कि दूध के मामले में उत्पादन कैसे होगा। तो सरकार ने वर्गीज कुरियन से साथ मिलकर और बनास डेयरी जो कहां पर है? गुजरात में है, और अमूल डेयरी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया। और ये 20 लोगों की ग्रुप मिलकर, उसमें से कुछ को यह काम दिया गया कि तुम गाय भैंस की नस्लों को सुधार करो कि किस नस्ल की गाय ज्यादा दूध दे सकती है। क्रॉस करा के भी हो सकता है, विदेशी सांड से जो भारतीय गाय से जो बछड़ा, जो अगली गाय की नस्ल पैदा होगी, हो सकती है कि ज्यादा दूध दे। तो उसमें से कुछ लोगों का ग्रुप बनाया गया कि तुम नस्लों पर सुधार करो। उसमें से 2-4 आदमी का ग्रुप बनाया गया, उनके नीचे 100-200 किसानों को रखा गया कि आप देखिए कि किसान जो गाय खाएगी उसके चारा में किस तरह का सुधार करना चाहिए, क्योंकि चारे पे भी डिपेंड करता है कैसा खिलाइएगा कैसा नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान से देखते हैं। तो वो एक आदमी किस क्या सुधारने लगा? चारा के काम सुधारने लगा। अब एक आदमी को दे दे कि गाय में कौन कौन सी बीमारियां खतरनाक है, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, वो क्या करने लगा? बीमारियों पर रिसर्च करने लगा। उसके अंदर 10 लोगों की टीम बना दीजिए, एक साइंटिस्ट डाल दीजिए, एक डॉक्टर डाल दीजिए, एक वर्कर डाल दीजिए, कुछ कुछ डाल दीजिए बीमारी पर। एक काम कर सकता है शेड पर, गायों का शेड कैसा होना चाहिए, कितना हवा आनी चाहिए, नीचे की जमीन कैसे होनी चाहिए। एक आदमी दे देगा कि जो दूध है उसका रख रखाव कैसे करना है ज्यादा समय तक। अगला 2-4 आदमी की ग्रुप बनाइए, उनके नीचे 100-200 मेंबर को दीजिए, और वो क्या करेंगे? वो करेंगे क्या चीज कि इन दूध का क्या क्या बना सकते हैं। अमूल 400 किस्म का तो आइसक्रीमें बनाता है, समझ गए? तो कुछ 20, कम से कम कितने आदमी चाहिए? 20। अमूल में तो 400 से ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, और सबका अपना अपना क्या है? स्पेसिफिकेशन। हमको ये देखना है कि कोई आइसक्रीम देख लेगा, कोई मक्खन देख लेगा, कोई दूध देख लेगा। अब दूध में भी कैटेगरी से जुड़ा, फुल क्रीम, हाफ क्रीम, 2/3 क्रीम, 1/3 क्रीम, ऐसे करके 0 क्रीम देता है कि नहीं देता है? अब बताओ, अकेले अगर ये सरकार को करना रहता तो आजो अगर अकेले सरकार को करना रहेगा ना तो इसी साल अमूल को चौपट कर देगी, और यही साल चौपट कर देगा। और अकेले सहकारी से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मान के चलिए सारा सहकारी टीम मिल गए, 100-200 लोगों की टीम बन गई, मेन टीम जो जो सोसाइटी के मेंबर होंगे। अब हर मेंबर के नीचे एक छोटा सा साइंटिस्ट होगा, डॉक्टर होगा, 10-20 वर्कर होंगे, सबके अंडर अंदर, और सबका काम क्या है? अलग अलग है, सब अपने काम पे कर रहे हैं। तो पता चला कि यार नस्ल सुधार करने में 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। एक आदमी क्या कि हमको रिसर्च करना है कि किस तरह का शेड बनाया जाए, कितना ऊंचा होना चाहिए, एक गाय से दूसरे गाय में कितना जगह होना चाहिए। तो पूरा डाटा देखेगा ना कि गाय डेली रिकॉर्ड करेगा कि आज गाय का तबीयत मतलब कैसा था, क्या फील कर रही थी, बुखार कितना था, टेम्परेचर कितना, उसमें खर्च आएंगे कि नहीं। पूरा रिसर्च करने में मान के चलिए पता चला 100 करोड़ रुपए का खर्च आ गया। कितने का? 100 करोड़। सब सोसाइटी डेली रह जाएगा, 100 करोड़ नामे सुन के बाहर हो जाएंगे। तब काम कौन आएगा? सरकार कहेगा कोई बात नहीं, हम है ना, चलो बजट निकालो जी 150 करोड़ का, 100 करोड़ दे दो इन लोग को, दिखा देना 150 करोड़ खर्चा हो गया। नहीं समझ में आया? अब बताओ, कोऑपरेटिव अच्छा काम करता है कि नहीं करता है? बेहतरीन काम करता है।
आज दुनिया में अमूल देख रहे हैं, पूरी दुनिया की लीडिंग कंपनी है। सुधा डेयरी भी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो आपस में कोऑपरेटिव कर करके बहुत आगे जा सकते हैं लोग। लिज्जत पापड़ गुजरात की एक महिला है, उसने पूरे दुनिया में आज सबसे बेहतरीन पापड़ लिज्जत पापड़ है। लोग उसका नाम देख देख के कॉपी कर रहे हैं, लज्जत। अब वो क्या है, लिज्जत। छोटा साइज का आता है, इतना छोटा, उसमें जो काला वाला कौन सी डाला जाता है जी, मंगरेला, उन बहुत ज्यादा डाल देता है उसमें। और सबसे बेहतरीन आज ये, और किसने चालू किया, एक महिला ने चालू किया। पूरी दुनिया में आज सबसे फेमस पापड़ कौन हो गया। हद ये हो जाता है लिज्जत पापड़। जब आप 5 स्टार होटल में खाना खाने बैठिएगा ना, तो उसमें जब लिस्ट आता है तो लिज्जत पापड़ का अलग लिस्ट रहता है। पापड़ की लिस्ट आते हैं तो रोस्टेड पापड़, ये पापड़, उसी में लगा लिज्जत पापड़। मतलब सोचिए एक महिला का कितना पावर है कि एक 5 स्टार होटल में उसके लिए स्पेशल मेनू बन रहा है वहां पर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत आगे जा सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सरकार किसे बढ़ावा देती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर आपका मोबाइल नंबर क्या है, मतलब तुम्हारा दिमाग ठेवना में है। तुम्हें क्या लगता है तुम डायरेक्ट फोन करोगे हम फोन उठा लेंगे, ही नहीं है, कभी नहीं कोई उठाएगा अपना बात करके। कई आदमी तो फोन करके रख देता है, उसको लगता है खाने सर बतिया है, बाद में वो कहता हम खान सर नहीं है, तो कहता तो पहले क्या नहीं बताया तुम। तो हम ऐसे लोगों को ब्लॉक मरवा देते हैं कि अगर उसको पता चल गया कि नहीं ये खान सर नहीं स्टाफ है, उसके बात करने का लहजा बदल गया, वहां आराम से कहता अच्छा ठीक है, हमको लगा कि खान सर है, ये सर को मैसेज पहुंचा दीजिए। लेकिन कुछ गाली गलौज में उतर जाता है, तुम पहले क्यों नहीं बताया, अच्छा ये अपना वो बता रहा है, संयम बता रहा है क्या है। आगे देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, समझ में आ गया। छोटे ये कोऑपरेटिव बहुत सारी चीजों को मिलकर काम कर सकता है कोऑपरेटिव। अब इन कोऑपरेटिव के लिए सरकार ने एक बैंक के अलग बना दिया है, नाम क्या रख दिया है, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक वो उसी चीज को पैसा देता है जो चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू क्या होता है, चल रहा होता है। जो चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या हो रहा है, चल रहा है, उन्हीं को क्या कहता है, पैसा देता है। अब मानिए कि कोऑपरेटिव बैंक है कोई, बिहार कोऑपरेटिव बैंक, हम उसमें कहेंगे हम खान सर हम कोचिंग चलाते हैं, हमको लोन दे दीजिए, बाहर कर देगा। अगर आपकी कोचिंग कोऑपरेटिव नहीं है, हमारी कोचिंग कोऑपरेटिव है नहीं है, चलिए अब ये समझ में आ गया कोऑपरेटिव किस में है, भाग 9 का सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल। अमूल हालांकि बिहार में ज्यादातर दूध के मामले में सुधा सक्सेस है, क्योंकि रीजनल कोऑपरेटिव है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इंडिया में देखेंगे तो कौन है, और भले सुधा फेमस है, लेकिन जो बटर होता है मक्खन वो अमूल का ही है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ अमूल का बटर, और पैसा आ रहा है तो महंगा मिल रहा है। कोऑपरेटिव बैंक बंद होने वाले हैं सब, और कोऑपरेटिव बैंक का काम अब उतना अलग नहीं रखा गया। सरकार का कहना है कि ज्यादा बैंक से क्या फायदा है, इसी बैंकों को मर्ज करके यही बैंक क्या करेंगे, आगे जाके काम दे सकते हैं। अगला कितना नंबर क्वेश्चन आएगा, हाँ रामदास बागदास, तुम लोग से पूछना ही बेकार है, कुछ भी बता देता है सब, जहाँ लड़का लड़की अगवाला कुछ। अगला क्या पढ़ाएंगे रामदास। सर मदर डेयरी भी को ज्यादातर डेयरी उद्योग कोऑपरेटिव है। मदर डेयरी कानपुर दिल्ली के क्षेत्र में फेमस है, पराग डेयरी, मदर डेयरी, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। कोऑपरेटिव पर टैक्स कम क्यों लिया जाता है, कोऑपरेटिव पर टैक्स इसलिए कम लिया जाता है क्योंकि यह गांव के लोगों को रोजगार ज्यादा देता है, और ये ज्यादातर कृषि पर आधारित होता है, खेती पशुपालन, उस पर ऑलरेडी क्या है, टैक्स कम है। और कोऑपरेटिव के माध्यम से गांव के लोगों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। किसी को दिक्कत है, नहीं है। अगला भाग संख्या 10, SC/ST का इसमें किसकी चर्चा है, प्रशासन की। आर्टिकल संख्या कितना होगा इसमें, 244 एक को अनुच्छेद है 244। अरे भाई ये सब तो 243 के क ख ग घ इसी में यही सब था सब, 243 में यही ना था सब जी, क से लेके ऑर्डर तक यही था, 29 को ये, 18 को ये, फिर ये 6 को ये, तो उन क्या खींच लिया सब 243। अब अगला भाग संख्या 10, भाग संख्या 10, ये आर्टिकल कितना लेगा 244।
इसमें SC ST के प्रशासन की चर्चा है। SC ST का प्रशासन कैसे किया जाएगा। SC ST के साथ पहले बहुत मतलब भेदभाव होता था। SC ST के साथ पहले बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। एक मूवी आई है जिसका नाम है जय भीम, उसमें SC ST के लाइफ स्टाइल को बहुत दर्शाया गया। एक मूवी बहुत पहले थी, बैंडिट क्वीन कहानी थी, फूलन देवी के कहानी। फूलन देवी एक मल्लाह समाज से आती। उन फूलन देवी के साथ 30 लोगों ने सामूहिक रेप किया उसका, और नंगा पूरे मोहल्ले में घुमाया पूरा उस महिला को, केवल इसलिए कि वो जाति की वजह से, निम्न जाति के थी, अपना अधिकार के लिए लड़ती थी। उठा ली फूलन देवी बंदूक, एक के दिन में 25-30 आदमी को मार दी, एक के दिन में यहाँ पे। और उसके बाद मजबूर किसी को, देखिए किसी को इतना मत मजबूर कर दो। अब बताओ कोई भी महिला, उसको गांव का पंचायत बुला के नंगा करके उसको पानी भरवा के सब पूरे गांव में घुमाया था। किसी की जाति की वजह से इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो भी इंसान होता है। और जो जाति के नाम पर किसी दूसरे को तंग करते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अब कहीं भगवान हमें भी उसी जाति में पैदा करता तो क्या करते हैं। जैसे हम GS पढ़ा रहे हैं, ये हमने स्वयं अपने मेहनत से हासिल किया है। कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई कुश्ती कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, इसमें उस व्यक्ति की पर्सनल योग्यता है। लेकिन हम किस जाति में जन्म लिए, हम किस मजहब में जन्म लिए, इसमें हमारी कोई योगदान नहीं है। वो किस्मत के भरोसे, आंख खुला तो पता चला कि SC ST में है कि OBC में है कि जनरल में है। इस पर क्या अहंकार करना। इनके लिए बहुत जरूरी था कि प्रशासनिक सुधार किया जाए। 1989 में इस SC ST के प्रशासन के लिए एक नया अमेंडमेंट जोड़ा गया। 1989 में SC ST एक्ट, SC ST एक्ट, इस एक्ट के तहत कहा गया कि यदि कोई SC ST समाज का व्यक्ति, सर कौन सी मूवी है, बैंडिट क्वीन है फूलन देवी के लिए, और जय भीम है साउथ की मूवी है, बहुत ऑस्कर के लिए नामित हो रही है। लेकिन ससुरा CBSE वाला जो बैठा है सब, इंडिया वाले को जल्दी ऑस्कर नहीं देता है। सब ऐसा मूवी को ऑस्कर देगा सब जिसमें से हीरो से ज्यादा काम रोबोट का रहेगा। हॉलीवुड में देखेंगे ना वहां पे, खैर वो उन लोग का अलग काम है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हाँ भाई, नहीं सिखाता है। ये सब कहानी रह जाएगी जब तक आपको शिक्षा और संस्कार दोनों न मिलेगा। हम शिक्षा दे सकते हैं, हालांकि हमारी कोशिश रहती है संस्कार भी देने की, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है कि संस्कार के लिए फिर डेली थोड़ा थोड़ा आपको होम्योपैथी की तरह देते रहते हैं। समझ में आगे कि नहीं आगे। हम ज्यादातर लड़की सबको भी, लड़का सबको बोलते रहते हैं कि नहीं बोलते रहते हैं। हाँ, ये सब चीज समझा कीजिए आप लोग। फिल्म और भी बहुत सारा फिल्में हैं, हमको ज्यादा फिल्मों का आइडिया नहीं है यार। तुम फिल्म का क्वेश्चन पूछने लगता है। क्रिकेट और फिल्म की दुनिया हम तब देखते थे जब हम आप लोग की तरह जवान हुआ करते। 2007 के बाद हम मैचे न देखें। लास्ट मूवी मेरे ख्याल से हम देखे होंगे वांटेड, तो बहुत पहले था, 12-13 साल पुराना मूवी। हॉल में हम एक के मूवी देखे, क्रिस, अरे क्रिस 3 नहीं रे, 2004 या 5 में था। पहली बार हम लोग को लगा यार कैसा हॉल होता है, दूर से जरूरत नहीं, यही है रे, बस साइज में बड़ा है। SC ST एक्ट के तहत कहा गया है कि यदि कोई SC ST है तो वह व्यक्ति यदि थाने में अपने खिलाफ जघन्य अपराध की कंप्लेन करता है, छोटा मोटा कंप्लेन नहीं, जघन्य अपराध, जैसे धमकी देना, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, बड़ा अपराध है। किसी को हत्या करने का प्रयास करना, उसे आत्महत्या के लिए उकसाना। अब मान के चलिए किसी व्यक्ति है, उसको एक भारत 2-4 साल पहले की एक घटना है कि एक SC ST था बेचारा, अब ये यूपी की ये घटना है या गुजरात की हमको एग्जैक्ट याद नहीं, 4-5 साल पहले की घटना। वो अपने बेटे की शादी में दूल्हा बनाया था बेटा को। हर बाप का शौक होता है कि अपने बेटा को दूल्हा बनाए तो धूमधाम से बना, घोड़े पे बैठा के ले जा रहा था। अमूमन सब लोग घोड़े पे ले जाते, कहाँ का, गुजरात का, राजस्थान, गुजरात, कहीं का भी हो, मैटर समझो यहाँ पे। उसमें क्या किया लोगों ने, कहा कि तुम छोटे जात का होके घोड़े पे कैसे बैठा दिया अपने बेटा को, उतार के मारा था लोगों ने उसको। ये हो गया हमारे देश में यार, अजीब। ये कितना कभी आपको लगता है कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं?
किसी व्यक्ति को अगर अपराध किया है तो कुछ भी करो यार, अपराधी अपराधी होता है, जाति कोई अपराध नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं होता है। इस वजह से कहा गया कि अगर कोई भी SC ST व्यक्ति को जघन्य अपराध करता है, उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। अब बताइए, दूल्हा को आप घोड़ा से निकाल के भर बाराती में एक तमाचा मार दिए तो आपको लगता है कि हमने तो एक तमाचा मारा है, लेकिन आपने उसके जीवन का स्वाभिमान छीन लिया, क्योंकि बारात में लोग अपने सबसे खास मेहमानों को बुलाते हैं, सबके सामने भर बाजार में तमाचा मार दिया, आप तो उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करा रहे हैं, मर जाएगा बेचारा वहां पर। तो कोर्ट कहता है ऐसे केस में पहले गिरफ्तारी कीजिए। अगर वो आके लिखित देता है कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले गिरफ्तार कर लीजिए, बाद में जांच करते रहिएगा कि किया है कि नहीं किया है। अब बाकी केस में क्या होता है कि हम FIR करेंगे, पुलिस जांच करेगी, जांच में पकड़ में आएगा तब पुलिस लेकर जाएगी। जैसे पुलिस हमारे ऊपर FIR की है, अभी जांच कर रही है। देखिए RRB NTPC ने नोटिफिकेशन दे दिया, दिया कि नहीं दिया, जुलाई में ले गया ग्रुप डी को, मई के मिड हाफ के बाद ले लेगा आपका NTPC। बहुत जल्दी हमने RRB वाले ने फोन, सब लोग का फोन आ रहा था रेलवे डिपार्टमेंट से, सर खुश है ना आप? हम काहे को खुश और नाराज होंगे, हमरा नौकरी करना है। हम बस इतना जानते हैं कि हमरा बचवा सब जो पढ़ रहा है, अगर ये दुखी हुआ तो हम बहुतों को रुलाएंगे। अब हमरा का रखल है, खुश है कि नहीं है? आधा जीवन आदमी जी गया, लास्ट का 20 साल किसी काम का नहीं होता है, कुल ले दे के 8-10 साल बचल है। अरे लास्ट का 20 साल कोनो काम का होता है? कुछ विशेष काम का नहीं है, आदमी को शरीरे लगने लगता है कि भाई अब वो आ गया। तो हमसे पूछ रहे खुश, हमारा खुश से कोई फायदा है जी? हम कहे कि बच्चा लड़का बस क्या होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा मई में एग्जाम लेंगे। हम कहे सुनिए ध्यान से, अभी मई में लेंगे, मई में 30 दिन होता है, बहुत लड़का मजदूरी करता है इधर उधर। आप कोशिश कीजिए कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ये डिसाइड कर दीजिए कि मई के शुरुआत में लेंगे कि मई के बीच में लेंगे कि मई के लास्ट में लेंगे। का मतलब कि सुनो ध्यान से भैया, अगर 10 मई से पहले लेना है किसी भी डेट में तो कह दीजिए कि मई के शुरुआत में होगा, 10 से 20 मई के बीच में लेना है तो कह दीजिए मई के बीच में होगा, और लास्ट में लेना है तो कह दीजिए मई के लास्ट में होगा। क्या गलत बोले हैं हम? कहा कि सर आप हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं, आप मौका काहे देते हैं हमको? आप हम क्या बोले, गलत बोले जी? उसको आइडिया लग जाएगी नहीं। रीजन क्या है कि बहुत सारा एग्जाम है मई में, SSC है, लास्ट में दरोगा है, BPSC है, सब हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पुलिस हमारे ऊपर क्या लिखी थी, FIR, और अभी क्या कर रही है, जांच। किसी ना किसी दिन हमको उठा के लेके चल जाएगी। जिस दिन हम कुछ बड़ा काम किए ना, उस दिन हमको उठा के लेके जाएगी। ऐसा ही करके वो रखे हैं लोग, तो जानबूझ के इसी तरह से सेटिंग किया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लोगों ने कहा कि पुलिस से बात कर लीजिए। तो एगो हमको आदमी बोले, देखिए पुलिस से सस्ता पड़ेगा, आप कोर्टे से चल जाइए। तो कोर्ट से जाएगा आदमी, नहीं समझ में आ गया? तो पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि नहीं कर रही है? हमको उठा के ले गई है? नहीं। लेकिन अगर कोई SC ST का मामला रहता तो वो क्या करते, हमको सीधा उठा के लेके जाते हैं। और पहले क्या करते हैं, जेल भेजते, 24 घंटा तक थाने में रख सकते हैं, अगले दिन उसका चालान काट के लिख देंगे इतना तारीख को फला सिपाही के साथ हमने भेज दिया। अब कोर्ट वहां पे रिसीव कर लेगा थाना में। अब कोर्ट में बताइए कि नहीं ये गलत था, ये सही था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? झूठा SC ST लग जाए तो क्या करेगा? किस कानून का मिसयूज नहीं होता? किस कानून का मिसयूज नहीं होता? 1980 के दशक की आपको बात बता रहे हैं। महाराष्ट्र में एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ था। गांव के 4-5 आदमी ने उसका रेप कर दिया। वो बेचारी गई महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए पिता के साथ। तो पुलिस वालों ने पिता को बाहर रखा और थाने के अंदर 7 पुलिस वालों ने मिलकर रेप कर दिया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो पुलिस केस जीत गई, ये कह के कि हमने इसके साथ जबरदस्ती किया ही नहीं, क्योंकि इसके शरीर पर कहीं चोट के निशान ही नहीं है। पूरे भयानक बवाल हुआ था भारत में। ये बताओ, थाने में बढ़िया बढ़िया आदमी के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, वो बेचारी नाबालिग लड़की है, 4 गो बंदूक रख के किया होगा सब रेप वहां पर।
तब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना भयानक एलिगेशन लगा था। आजादी के पहली बार कटघरे में सुप्रीम कोर्ट को खड़ा किया गया था कि आपसे भी बड़ा एक न्यायालय है जो जनता के दिलों में राज करता है। आप फैसला दे सकते हैं लेकिन जनता के बड़े नहीं हैं। आप सर्वोपरि हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी यह सोचना पड़ा। तब संविधान में कानून बनाया गया कि किसी महिला का रेप हुआ है या नहीं, वो अपने मर्जी से शारीरिक संबंध बनाई है या जबरदस्ती, ये खुद वो महिला स्वीकार करे। तो आप मजबूर क्यों कर रहे हैं ऐसा कानून बनाने के लिए? आज कोई भी महिला कह देगी, अगर वो मर्जी से भी किसी का कोई शारीरिक संबंध बना, खुद कह देगी नहीं हमारे साथ जबरदस्ती, कोर्ट मान लेगा। अक्सर देखते होंगे, कहता होगा कि कोर्ट में ऐसे केस आते होंगे कि हमसे मतलब शादी का आश्वासन देके हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद इसका लाइफ सेटल हो गया तो खोज रहा है कि हमको दूसरी जगह हमसे नहीं कर शादी नहीं करना चाहता, तो ठोक देते हैं सभी नहीं केस यहाँ पे। ये होता है। तो कोर्ट ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया, संविधान बनाने के लिए मजबूर किया। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोर्ट हर चीज का मिसयूज होता है। ये इतना भयानक कानून 1980 के दशक में मीडिया नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं आया तुम? और उस समय हम लोग भी नहीं थे। आज के समय में अगर इस तरह का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया ना, तो कैसे ट्रेन रोका गया है? बाकी समझदार हैं आप? नहीं समझ में आया? तू पूरा बात काहे बोलता है रे? सुप्रीम कोर्ट है, कुछ डर उसके आगे कहां जाएगा? मान के चलो जेल डाल दिया हमको, तो कहां अपील करेंगे? अभी तो हमारे पास रास्ता है ना कि पटना पुलिस ने केस किया है, 3 जगह केस किया है सब, पटना पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ, तीनों मिल के केस किया है सब हमको। कहा कि आदमी ठीक नहीं है, इसको हटाइए, समाज के लिए खतरा है। समाज के लिए नहीं, तुम सबके लिए खतरा है। तो हमको उम्मीद है ना कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहां नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे सुप्रीम, अब पता चले सुप्रीम कोर्ट उठा के फेंक दिया हमको। कहां जाएंगे? यूएनओ में। यूएनओ तो और चौपट करेगा, अपील करेगा। हम रूस से अपील करते हैं यूक्रेन पर हमला ना कर। अरे टकला कर दिया मार के यूक्रेन को, थोड़ा अपील होते रह गया, नहीं हुआ। बताओ। तो इसका देखिए, इसका मिसयूज हो सकता है, इसका मिसयूज हो सकता है। तो आप मिसयूज से बचिए ना जी, मिसयूज से बचिए कि कानूने खत्म कर देंगे। अब आप कोई भी चीज बताते हैं, अब कोई कहेगा जहाज उड़ाने से पक्षियों की जान जा सकती है, तो भैया वो तब तो जहाजे मत उड़ाओ। नहीं देखते हैं, हाईवे बनाओगे तो एनजीटी वाले कूद जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाईवे बना रहा है, पर्यावरण को नुकसान होगा, हमारा सियार इधर से उधर कैसे जाएगा? मूस मर गया, छछुन्नर को दिक्कत हो रहा है, हॉर्न मार रहे हैं, बत्तख पागल हो गया, कबूतर गिर रहा है, चमगादड़ मर गया। अरे ससुरा तू नहीं, तेरा आदमी छोड़ के सबकी चिंता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क गंगा एक्सप्रेसवे को ये एनजीटी वाले 5 साल तक रोक के रखे थे सब। जब बात करता है, नितिन गडकरी सबसे अच्छा इलाज करता है इन लोग का। कहता है कि सड़क बनेगा तो बनेगा, तो सियार घोड़ा गधा कैसे जाएगा? तो सड़कों को हाइट कर देते हैं, कहते हैं नीचे से जाए यहाँ पर। समझ में नहीं? ये तो और नौटंकी करके रखता है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जा। एससी एसटी समझ में आ गया? एससी एसटी के प्रशासन के लिए मिसयूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? मिसयूज से बचने की कोशिश कीजिए। आप तुरंत जांच रिपोर्ट सौंप दीजिए। मान के चलिए किसी को एससी एसटी के तहत पकड़े, अब आपको मिसयूज से बचना है तो कह दीजिए कि 10 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपे। अब पुलिस आएगी, जांच करेगी था या नहीं था। और वो भी हर मामले में नहीं जाता है, ये जघन्य अपराध होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि थोड़ी सा मुंहा मुही हो जाएगा तो उठा के जेल डाल देगा। उसमें भी कैसा होना चाहिए? जघन्य अपराध 307 लगना चाहिए। और 307 तभी लगता है जब आपके शरीर से खून आए या चोट आपकी हड्डी तक पहुंच जाए, तब तक 307 नहीं लगेगा। अगर किसी को मार दिए यहाँ पे ना, जैसे हड्डी तक चोट नहीं पहुंचा, 307 नहीं लगेगा। अब खून नहीं निकला तो 307 नहीं लगा। मर्डर हो गया तो 302। आत्महत्या के लिए उत्साह दिए 315। ये सब आगे पढ़ना है, आप पढ़ाएंगे। हाँ, ये सब सेक्शन धाराएं हैं, ये सब भी आपको आगे पढ़ाएंगे। सेल्फ गोली मार देना चाहिए वैसे लोगों को होता है। देखो भारत में कभी कभी ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं, देख के आपको दिल दहल जाएगा। इस आधार पे आप पूरे भारत को जज नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग का भारत बहुत ज्यादा कई सारे रीति रिवाजों से मिलकर बना रहता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाग 10 में किसकी चर्चा? हाँ, एससी एसटी का
प्रशासन यहाँ पर, और यहाँ पर SC/ST के प्रशासन से रिलेटेड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज भी देखिएगा गांव के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतलब छुआछूत ज्यादा देखने को मिलता है, अक्सर ये सारी चीजों को देखने को मिलता है, और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन जहां जितना गांव के अंदर घुसेंगे ना, जितने गांव का विकास कम होगा, शिक्षा कम होगी, वहां ये सब छुआछूत ज्यादा रहेगा। अगर छुआछूत नहीं रहता है तो संविधान में जोड़ने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं है, इसलिए तो जोड़ा गया है। और जो लोग दिमाग देते हैं वो जाके सुप्रीम कोर्ट को दिमाग दे कि ये गलत है। गलत रहता तो आप बताइए सुप्रीम कोर्ट इसमें रहने देता? न्यायिक नियुक्ति आयोग पढ़ाए थे ना आपको? जजों की नियुक्ति सरकार करना चाह रही थी, खत्म कर दिया कि नहीं खत्म कर दिया? तुरंत खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है, तो चलिए यहाँ पे भी अगर गलत लग रहा है तो जो है, देखिए हम लोग को पढ़ाना है, जो है वही पढ़ा सकते हैं। चाहे वो अब कोई कहे कि उसके हिसाब से ठीक नहीं है तो हम क्या करें भाई, तुम्हारे हिसाब से ठीक नहीं है तो। जाति की एक तरफा जो जाति लिखना होता है ना, यही तो जरा गड़बड़ टाइप का। टाइटल पे से एकाधिकारी खत्म कर देना चाहिए, जिसको जो मन लिखिए। नहीं समझे? जो मन लिखिए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है पूरा? अरे बाप रे पूरा शिव शंकर नाम है इसका तो हम लोग इसको कमजोर। तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया? पानी चढ़ना पड़ा तुमको? बीपी डाउन हो गया? खाना पीना खाओ लोग तुम लोग। चलो बाबू अब ध्यान से समझते आ गया। भाग संख्या ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अगला भाग कितना है? 11। भाग 11 245 से 263। भाग 11 245 से 263। दूसरे रंग से लिख दो। भाग कितना होगा? 11 245 से 263। इसमें असम राज्य, जहां जहां जनजातीय क्षेत्र और SC/ST वहां वहां इस सब की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध क्या चीज है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद न हो, इसका बहुत सटीक व्यवस्था करके पहले ही जा चुके हैं। केंद्र सरकार का कहां कहां पावर है ये सभी को संघ सूची में लिख दिया गया। राज्य सरकार का कहां कहां पावर है इसे राज्य सूची में लिखा जा चुका है। और दोनों कहां कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची। फ्यूचर में किसी चीज पर विवाद न हो इसलिए खाली अनुसूची सौंपा गया जिसका नाम है अवशिष्ट सूची। साइबर क्राइम किस में जाता है? हाँ, अवशिष्ट सूची में। लड़ाकू विमान, आप लोग अपने बारे में नहीं सोचिए। हम लड़ाकू विमान कहे तो ये सब सोच रही है हमको क्या लिए सरकार है लड़ाकू विमान मैंने राफेल वगैरह सेना वाला चीज है। ये सब किस में जाता है? संघ सूची में जाता है जी। अवशिष्ट में कैसे जाएगा बताइए? भाग संख्या क्या चीज? 11। आर्टिकल 245 से 200 याद रहेगा ना? 245 से 263 तक है। इसमें सबसे फेमस 249 पढ़ा चुके हैं। 249 नहीं है क्या जी PDF में? 249 है ना? नहीं लिखा है? लिखा है। चलो ध्यान दो। 245 में 49 में कहा गया है कि अमूमन राज्य सूची में कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। राज्य सूची में कानून कौन बनाता है? लेकिन राज्य सूची के विषय में, किसमें? राज्य सूची के विषय में क्या केंद्र सरकार कानून बना सकती है? हाँ, नहीं बना सकती। लेकिन जब कभी भी देश में आपातकाल लागू रहेगा, क्या लगेगा? आपात लागू रहेगा, इमरजेंसी लागू रहेगी, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कानून बना सकती। देख रहे हैं, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको था? असंघ सूची में केंद्र सरकार, समवर्ती में दोनों, और एक के पे दोनों बना दिया तो किसका वैलिड रहेगा? केंद्र सरकार। तो हर हाल में पावरफुल कौन है? केंद्र सरकार। बस एक जगह शक्ति किसको है? राज्य सरकार। किस विषय में? राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में। और में डंटी मार दिया। देख रहे हैं, एक के को में राज्य सरकार को शक्ति था। अवशिष्ट सूची यानी जो नए नए चीज आते हैं, परमाणु ऊर्जा आ गया, अंतरिक्ष आ गया, जो जो चीज संविधान के बनने के बाद आविष्कार हुए, सब किसमें जाएगा? अवशिष्ट में। और किसके पास है? केंद्र सरकार। संघ सूची केंद्र सरकार, समवर्ती सूची दोनों को है, लेकिन पावरफुल कौन है? केंद्र सरकार। राज्य के पास कौन सा है? राज्य सूची। अब बेचारा ओकरों में सेंध मार दिया। आपातकाल के दौरान क्या कर सकता है? राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है।
लेकिन कहा गया है कि यह कानून तब तक 1 साल से ज्यादा वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है कि नहीं? अगर मान के चलिए कि मिसयूज करना चाहे कोई, तो मिसयूज करने से पहले उसे क्या लाना पड़ेगा? इमरजेंसी। और इमरजेंसी लाना बहुत छीछा लेदर हो जाता है। पूरी दुनिया सवाल पूछने लगी, जो देश में इमरजेंसी लग गया जी, क्या बात है, नहीं समझे? अब आप ही के मोहल्ले में किसी घर में भगदड़ हो जा रहे, अब बाप रे, भाग 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 भाग, लोग क्या हो गया रे तू? 352 लग लो अनुच्छेद, इमरजेंसी, नहीं समझे? उस देश से सारी फैक्ट्री उक्ट्री भाग जाती हैं सब, कहते हैं हम ही घेरा जाएंगे। तब यूक्रेन से कैसे भाग गया सब? कहा कि मरो तुम लोग। हाँ, रूस से भागा। हाँ, रूस यूक्रेन दोनों से भागेगा सब। 249 समझ में आ गया? बताइए, राज्य सूची के विषय में क्या केंद्र सरकार कानून बना सकती है? नहीं बना सकती है। कब? आपातकाल के दौर, आपातकाल के दौरान। किसी को दिक्कत? और संघ सूची में कानून कौन बनाता? संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना देती है। आगे बढ़े, नए नए चीज में। अब कंप्यूटर किस में चल जाएगा? आईटी सेक्टर, अवशिष्ट सेक्टर में चला जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आईटी सेक्टर अवशिष्ट सूची में चला जाएगा। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, राज्य सूची में। राज्य सूची के बाद कौन सा आएगा? ये इस समझ में आ गया ना? आर्टिकल 249। इसमें भी एक सवाल पूछता है कि राज्य सूची में कानून बनाने के लिए संसद का कौन सा सदन जिम्मेदार है? राज्य सरकार, राज्यसभा। पहले कौन बनाएगा? राज्यसभा। अब वो बना के किसे देगा? लोकसभा। अब वो किसे देगा? राष्ट्रपति। यहाँ लोकसभा ज्यादा पावरफुल है कि राज्यसभा? कौन ज्यादा पावरफुल है? राज्यसभा। आगे बढ़े, क्या कर रहे हैं? इतना पढ़ लिए कि पीछे की चीज भूल जा रहे हैं। रिवीजन करा देंगे एक बार। अगला आर्टिकल 253 है। आर्टिकल संख्या क्या है? 253। किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को संसद बिना उस राज्य की अनुमति लागू कर सकती है कि नहीं? ये बात तो हम संसद जब पढ़ा रहे थे तभी बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे? तो बिना उस राज्य के अनुमति लागू कर सकती है। तो ये केंद्र राज्य संबंध का ही तो हिस्सा है। केंद्र राज्य सरकार को शक्ति नहीं दिया गया कि आप अंतर्राष्ट्रीय संधि में क्या कर सके? हस्तक्षेप कर देंगे। मान के चलिए कि राफेल कंपनी का कारखाना बनना चाह रहा है और केंद्र सरकार ने कह दिया कि बिहार के मुजफ्फरपुर में लगाएंगे, तो क्या बिहार सरकार रोक सकती है? पूछू करेंगे, नहीं रोक सकती है। हाईकोर्ट जाएंगे तो लतिया देगा हाईकोर्ट का। जो पढ़ के आओ आर्टिकल 253। आर्टिकल कितना? 253। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आर्टिकल आता है 262। ये संविधान की सबसे बड़ी गलती है। आर्टिकल 262, नदियों को राज्य सूची में रख दिया। ये सबसे बड़ी गलती हुई। नदियों को किस में रख दिया? राज्य सूची में। अब ये बताओ, नदी किसी एक राज्य में रहती है? गंगा कहाँ आती है? यूपी से बिहार। तो नदियों को किस में रख दिया गया? राज्य सूची में। इसे राज्य सूची में नहीं रखना चाहिए था। इससे विवाद ये हुआ कि जिन जगहों पर सूखा पड़ता है वो राज्य नदियों पर बांध बना के सब पानी अपने रखने लगे। जैसे कावेरी जल विवाद। कावेरी जो नदी है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और तमिलनाडु को वो पानी नहीं देना चाहता है कर्नाटक में। यहां देखिए, ये है कर्नाटक का ब्रह्मगिरी। यहां से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। तो कर्नाटक यही बांध बना के सब पानी अपने रोक लेता है, तमिलनाडु सूख जाता है। इसमें से थोड़ा सा पानी ये माहे के कराईकल में नहर से भेजा जा रहा था और थोड़ा सा ये मतलब पानी केरल में भी भेजा जा रहा था। लेकिन मुख्य विवाद किन दोनों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। अब तमिलनाडु का अंग्रेजों से अच्छा संबंध था तो इसने क्या किया? कर्नाटक इसने अंग्रेजों से 999 साल का लीज ले लिया। कहा कि इस पर मेरा अधिकार कितने साल के लिए? 999 साल का। बवाल हो गया कि नहीं हो गया? इस साल कब वो खत्म होगा? 1000 साल का लीज ले लिया है। कह रहा है कि हमको अंग्रेज लिख के दिए हैं। आप कहेंगे कि अंग्रेज का नियम भारत में क्यों? इसको रद्द कर दीजिए। नहीं कर सकते। जरा सोचिए, हम सबको हम लोग के दादा या परदादा की जमीन किसके कानून के तहत मिली थी? अंग्रेजों का। अगर हम लोग अपनी खानदानी जमीन पीछे जाने जाएंगे तो जो हम लोग के परदादा को मिली होगी, परदादा को, वो किसके थ्रू मिली होगी? अंग्रेजों के थ्रू ही मिली होगी, उन्हीं के साइन पे मिली होगी। अगर इसको रद्द करेंगे तो सबका रद्द हो जाएगा। सरकार का एक के सुलझाए के चक्कर में पूरा देश में बवाल हो जाएगा। सब कहेगा हम मन में नहीं करते हैं, तुम्हारा जमीन था, हम कैसे मान ले? जब उसका 999 का लीज खत्म होगा तो 4 बीघा का खत्म हो तो
हाँ पूरा बवाल हो जाएगा। हाँ हाँ सब कहने लगेगा ना, बवाल हो जाएगा पूरा ना। तो ये बताइए, आप बताइए संविधान में गलती हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मित्रों, हुआ कि नहीं हुआ? कहां पे गलती हुआ? इसे क्या हम लोग नदियों को राज्य सूची में रखते हैं? इसे किस में रखना चाहिए? समवर्ती में। देख बाबू, राज्य सूची से सीधे उठा के संघ में ले जाओगे, राज्य वाला बवाल कर देगा सब। आप उसको लेमचूस दिखाइए, देख बकलोल कहीं का, संघ सूची में से, राज्य सूची से निकाल के थोड़े ना ले जा रहे हैं, समवर्ती में रख रहे हैं। तुम भी कानून बनाना, तुम भी बनाना। अब पता है कि अगर दोनों एक पे बना दिया तो किसका वैलिड रहेगा? संघ वाला। तो बताओ, आप बताइए, आप इसे राज्य सूची से उठा के संघ में ले जाना चाहेंगे कि समवर्ती में? संघ में ले जाएंगे तो क्या होगा? बवाल कर दे। समझ में आएगी कि नहीं? क्या समझ में आया? इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसका उंगली पकड़ रहे हैं लेकिन निशाना गर्दन है। पकड़ जान जाएगा तो गर्दन ने पकड़ाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की लोग को समझ में आ गया? ये नदी जल विवाद कितने आर्टिकल में? 200। नदियों को किस में रख दिया गया है? होना किस में चाहिए? समर्थ। अब जब विवाद हो जाता है तो रिटायर्ड जजों को, 4-5 को जजों को बना दिया जाता है, कहा जाता है कि आपका कोई काम नहीं है, इन्हीं नदियों के मुद्दा को सुलझाते रहिए। इसे कहा जाता है नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल। प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल। हालांकि इसकी चर्चा आगे जब हम आपको भाग 14 पढ़ाएंगे तब ट्रिब्यूनल को अच्छे से समझाएंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नदी जल विवाद, ये सबसे बड़ा बवाल इसको कहां रख के किया गया था? किस सूची में? अगला आर्टिकल कितना है? 263, अंतरराज्यीय परिषद। 263 में किसकी चर्चा है? अंतरराज्यीय परिषद। अंतर मतलब होता है एक दूसरे में, जैसे अंतरराष्ट्रीय, दो राष्ट्रों के बीच, तो अंतरराज्यीय मतलब दो राज्यों के बीच एक काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद का साल में 3 बार क्या होती है? बैठक होती है। इसमें राज्यों में आपसी संबंध बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बैठा के, प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्री को बैठाते इधर, कहते हैं चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, लड़ो लड़ो लड़ो, मतलब अपनी बात बोलो, यहाँ पे तुम अपनी बोलो। अब यहाँ से हमारे यहाँ से जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहेंगे कि सारा शराब झारखंड से आ रहा है, इधर नेपाल से भी आ रहा है और उधरों से आ रहा है, बताइए हम क्या करें? परेशान है। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर बिहार के अन्य राज्यों में अगर शराबबंदी हो जाएगी तो बिहार में काफी हद तक कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। आ तो उधरे से रहा है ना, सप्लाई तो उधर। बिहार में बनने का मामला में बहुत हद तक कंट्रोल है, जो बन रहा है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो बन रहा है वही लोग पी के खत्म कर दे रहे हैं, देसिया टाइप का बनाता होगा सब वो उतना। लेकिन आ तो बाहर से रहा है, नेपाल से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है। तो अंतरराज्यीय परिषद की साल में कितनी बैठक? अध्यक्षता कौन करता है? हाँ, प्रधानमंत्री। इसके सदस्य क्या सभी मुख्यमंत्री होते हैं? हाँ, साल में कितनी बैठक? ये बताइए, जब मुख्यमंत्री जाते होंगे, जब मुख्यमंत्री क्या होते हैं, जाते होंगे दिल्ली में, तो कहा स्टेशन पे 10 रुपए का प्लास्टिक बिछा के सोएंगे? और संसद में सुता रहा है। संसद में सोएंगे, कुर्सी खाली रहता है, संसद में सोएंगे। इसलिए कहा गया है कि जिद अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपका बंगला तो आपके राज्य में रहेगा ही, एक बंगला आपका दिल्ली में भी रहेगा। कहाँ रहेगा? दिल्ली। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो पूरा लाव लश्कर जाता है उनके साथ, सचिव जाएंगे, सलाहकार जाएंगे, अन्य पूरा ग्रुप जाएगा, 15-20 को जाएगा सर, एकदम यहाँ पे अजीम शान शहंशाह। तो वहां हर राज्य का मुख्यमंत्री का एक बंगला होता है कि नहीं? हम लोग के मुख्यमंत्री का भी बंगला है, यूपी भी। हाँ, केजरीवाल का वो तो हुए ये, केजरीवाल जो है वो तो दिल्ली के ही है, तो उनको बंगला देने की क्या जरूरत है? लेकिन नियमता एक तो होता है, लेकिन जब उनको होगा कि कह देगा कि भाई ये आइए है, वही में 1 कट्ठा और बढ़ा देगा। नहीं, 1 कट्ठा बढ़ा देगा, हो गया काम खत्म यार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है अलग से बंगला देने की? ऑलरेडी वहीं पे है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अंतरराज्यीय परिषद एक साल में कितनी बैठक? 3 बार बैठक होती। कितना समझ में आ गया? ये हो गया भाग संख्या 11। अब हम लोग को पढ़ना है भाग संख्या 12। भाग 12, आधा संविधान खत्म कर दिया, आधा संविधान खत्म, लेकिन 70% अनुच्छेद खत्म। देखिए अनुच्छेद कितने % खत्म? 70।
इसके बाद वाला जो भाग है वो बहुत छोटा छोटा है, समझ में कि नहीं? अब गिन के 20 दिन और क्लास है। अब अगला क्लास आप लोग का होगा होली के बाद 22 मार्च को। कितने मार्च को? 22। आप सभी लोगों को हैप्पी होली। और सब लोग होली में मनाइए ऊपर वाले से कि कोरोना मत कूद जाए, जब छुट्टी देते लो तो चलेंगे, अब निकलेंगे लोग।